आज के पाठ का विषय है ललित निबंध, अर्थ, आशय और स्वरूप। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी ललित निबंध के अर्थ और उसके आशय से परिचित हो सकेंगे। हिंदी ललित निबंध के तत्व और उसकी विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे। ललित निबंध के आरंभिक स्वरूप से भी परिचित हो सकेंगे और प्रमुख ललित निबंधकारों एवं उनकी रचनाओं से भी हम परिचित होंगे। ललित निबंध एक प्रज्ञान है जो सृष्टि और मनुष्य के भीतर की अंतः क्रियाओं से प्रतिभूत होता है। प्रत्ययीभूत होने वाले इस भाव जगत के साथ तर्क बोध पर आश्रित सौंदर्य चेतना विकसित होती चली गई। उसे विज्ञान की तरह ग्रहण किया गया। वस्तु की आंतरिक सत्ता को जिन शक्तियों के द्वारा एक संगति और व्यवस्था प्रदान की गई, उन्होंने सौंदर्य की एक शास्त्रीय पद्धति विकसित की। इस शास्त्रीय पद्धति में अनुपातिकता, सामंजस्य आदि के साथ वस्तुगत और आत्मगत क्रियाओं का भी विवेचन हुआ और दार्शनिक स्तर से अलग हटकर कलाओं के सौंदर्य बोध की परिकल्पना की गई। इस तरह से जो कलाएं प्रकट हुई, उनके संसार को ललित माना गया। स्पष्ट है कि सृष्टि की संरचना में ललित का अनुभूति विस्तार है। मानव द्वारा इस सृष्टि की कलात्मक अनुकृति भी ललित का ही विस्तार है। रचना में वह सब ललित है जो हमारे जीवन बोध की विभिन्न परिधियों में आता है। बादल का गरजना, झंझावातों का चलना, समुद्र का तटबंध तोड़ना, उल्काओं का औंधे मुँह गिरना, धरती का फटना, ये सब प्रसंग उतने ही ललित हैं जितना सूर्य का उदित होना, निर्झर का बहना, वासंती बयार का चलना, फूलों का खिलना। अर्थात मृत्यु भी उतनी ही सुंदर होती है जितना जीवन सुंदर होता है। ललित शब्द लल क्रिया से त्यक प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है सुंदर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित की विवेचना समय, सौंदर्य और ललित को पृथक करके की है। वे सौंदर्य को प्राकृतिक और ललित को मानव रचित मानते हैं। लालित्य अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य एक प्राकृतिक सौंदर्य है, दूसरा मानवीय इच्छा शक्तियों का विलास है। मानव रचित सौंदर्य का मूल स्रोत प्राकृतिक सौंदर्य ही है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से अनुभूति प्राप्त कर मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को क्रियात्मकता देते हुए अनुभूति परंपरा का निर्माण करता है। वह सृजन ही लालित है। अन्य स्थान पर वे लालित्य को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सौंदर्य प्रकृति है, लालित्य संस्कृति है। मनुष्य की इच्छा शक्ति जब सृजनात्मक रूप ग्रहण करती है तो भारतीय शास्त्रों में उसे विश्वव्यापिनी सृजनात्मक शक्ति ललिता का व्यष्टिगत रूप कहा है। विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त सृजनात्मक शक्ति का ही वह पिंड में प्रतिनिधित्व करती है। शाक्त आगमों में बताया गया है कि सच्चिदानंद महाशिव की आदि सृक्षा यानी सृष्टि करने की इच्छा ही विश्व में शक्ति रूप में विद्यमान है। प्रलय काल में महाशिव
निष्क्रिय रहते हैं, उस समय महामाया समस्त जगत प्रपंच को आत्मसात करके विराजती रहती हैं। जब शिव को लीला की लालसा होती है तो यही महाशक्ति रूपा महामाया जगत को प्रपंचित करती है। शिव की लीला सखी होने के कारण ही उन्हें ललिता कहते हैं। लोक रचना उनकी क्रीड़ा है, चिन्मय शिव उनके सखा हैं, सदानंद उनका आहार है, सत्पुरुषों का हृदय ही उनका निवास स्थान है। सत्पुरुषों के हृदय में निवास करने वाली ललिता ही वह शक्ति है जो मनुष्य को नई रचनाओं के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इस परंपरा ग्रहित अर्थ मानव रचित सौंदर्य को लालित्य कहना ही उचित है। विभु की इच्छा शक्ति की क्रियाशीलता में आद्य शक्ति ही रूपायित होती है। वह ही नए नए सौंदर्य का सर्जन करती है और उस सौंदर्य में स्वयं स्थित भी रहती है। अतः जहाँ कहीं मानव चित्त में सौंदर्य के प्रति खिंचाव और सौंदर्य को रचने की प्रवृत्ति है, सौंदर्य का आस्वाद है, वहीं यह देवी क्रियाशील है। यह भगवती ही सौंदर्य के उक्त विभिन्न स्तरों पर मनुष्य के चित्त में ललित भाव बनकर स्थित होती है। इसलिए लालित्य को ही उस सौंदर्य का रूप माना जा सकता है जो मनुष्य के लालित्य भावों की अभिव्यक्ति करता है। इस नाम रूपात्मक विश्व में वह परमा प्रकृति विश्व चैतन्य और परम चैतन्य रूप में स्थित है। इस महाचिति की व्याप्ति सृष्टि के ओर छोर में है। व्यक्ति सत्ता के भीतर वही महाचिति चेतना बनकर अवस्थित है। व्यक्ति की नाम रूप वाली सत्ता के भीतर यह चेतना सीमित रूप में चित्त स्वरूप है। चितिरेव चेतना पदावरूढ़ चैत्य सक्कोचिनी चित्तम, अर्थात महाचिति ही विश्व चेतना पद से अवरूढ़ होकर संकोचन क्रिया द्वारा चित्त बन जाती है। यह व्यक्ति चित्त महाचिति के विभू रूप का लघु रूप है। चित्त में इच्छा शक्ति का निवास है। जब अपने भीतर की इच्छा शक्ति का ध्यान द्वारा, अभ्यास द्वारा या पूर्व जन्म लब्ध संस्कार द्वारा किसी बाह्य रूप प्रतिबिंब से संयोग हो जाता है तो चित्त विस्तारित होकर महाचिति के विश्व प्रवाह से संयुक्त हो जाता है, क्योंकि वह बाहरी रूप प्रतिबिंब परम चिति के सौंदर्य का ही प्रतिरूप है। इस संयोगावस्था में चित्त अपनी सीमाओं को तोड़कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, इच्छा तृप्ति का अनुभव करता है। वही है लालित्य बोध या रसानुभूति का आनंद। जब भीतर की ललित पोषित इच्छा शक्ति का तालमेल बाहर के महाचिति प्रवाह से बैठ जाता है तो इस तालमेल का आलंबन वह वस्तु, वह रूप या वह अनुभव स्वादिष्ट हो उठता है, सरस हो उठता है, और यही है लालित्य बोध। वैष्णवों ने महाचिति के इस स्वरूप की विष्णु माया की आह्लादिनी शक्ति कहा है, क्योंकि यह चित्त को बड़े वेग से अपनी ओर खींचती है, अपने रूप प्रतिबिंब से युक्त करके आह्लादन देती है। इस युति का बोध ही लालित्य बोध का स्वरूप धारण करता है। त्रिगुणात्मक सृष्टि में यह चित्त भी त्रिगुणात्मक स्वरूप के कारण
गुण विशेष के आधिक्यानुसार वस्तुओं से संयुक्त होता है। महाचिति विश्व चैतन्य के रूप में तीनों गुणों को धारण करती है। अवश्य ही परम चैतन्य के रूप में यह गुणातीत है। अतः व्यक्ति की संस्कार लब्ध प्रकृति के अनुसार वह तुष्टि की खुराक जुटा रही है। विषपाई को विष, अमृत के आराधक को अमृत। जैसा कर्म वैसे संस्कार, वैसी प्रकृति और वैसा चित्त तथा उसी के अनुरूप आस्वादन। ललित प्रसंगों में कर्म के संदर्भ बहुत गहरे और व्यापक हैं। भारतीय कला विमर्श में ललित कलाओं का एक समूचा खंड है। इससे यह संकेतित होता है कि कलाओं का मूल लक्ष्य ललित की उद्भावना, उसकी संप्रेषणीयता और उसकी प्रभावान्विति पर आधारित है। इसका चरम लक्ष्य मनुष्य सृष्टि का अनुरंजन, भाव तृप्ति, तनाव मुक्ति, चित्त विस्तार और चिदानंद अनुभूति की प्राप्ति है। साहित्य के माध्यम से इन लक्ष्यों की प्राप्ति केवल शब्द केंद्रित है। इसलिए साहित्य का ललित भारतीय काव्य परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय की संप्राप्ति में सहायक है। साहित्य के प्रयोजनों में काव्यशास्त्र के अंतर्गत उसे ललित उपदेशक का दर्जा दिया गया है। कांता सम्मित्योपदेश युजे कहकर काव्य शास्त्रकार ने काव्य में निहित ललित भाव को ही स्पष्ट किया है। इन आधारों पर साहित्य की वृत्ति के मूल में ललित भाव ही है। काव्य, कथा, नाटक आदि में भाव की प्रचुरता होती है। अपनी इसी भाव सबलता के कारण इन विधाओं में स्वाभाविक ही ललित तत्व की प्रतिष्ठा रहती है। इनमें गायन, मंचन, कथन आदि के कलात्मक प्रयोगों की भी गुंजाइश होती है। इसलिए भले ही ये विचार तत्वों का संवहन करती विधाएं हैं, तब भी इनमें ललित की निहिति होती है, क्योंकि इनके साथ सृजनात्मकता का उत्फुल्ल विस्तार है। निबंध की विधा इन विधाओं से यत् किंचित भिन्न विधा है। संभवतः ललित निबंध का विकास इन सभी विधाओं के बाद हुआ है। निबंध शास्त्र और सर्जन के बीच विकसित विधा है। यह रचनाओं की व्याख्या भी करता है, समीक्षा भी करता है। अवान्तर रूप से वह सृष्टि में विचार और विश्लेषण की मूल प्रवृत्तियों को आत्मसात करके अपने स्वरूप को निर्धारित करने वाली विधा है। यदि रूपक की भाषा में कहना चाहें तो निबंध अभियोगी भी है, वकील भी है और न्यायाधीश भी है। वह आक्षेप लगाता है, पक्ष विपक्ष के बयान दर्ज करता है, निर्णय भी देता है। निबंध घोड़ा भी है और घुड़सवार भी है। वह जिसके द्वारा संचालित होता है उसकी उपस्थिति से ही जाना जाता है। इतिहास, भूगोल, खगोल, संस्कृति आदि ज्ञान विज्ञान की शाखाओं का विवेचन निबंध ही करता है। अपनी विश्लेषणापरक और विचारात्मक प्रवृत्ति के कारण निबंध का स्वभाव परुष है। वह गायन, वादन, अभिनय आदि क्रियाओं के साथ भी सहभागिता कम ही कर पाता है। इसलिए उसमें शैलीगत रसोद्रेक क्षमता भी न्यून है। निबंध में जब भावुकता के पुट की परख की गई एवं उसमें अन्य सृजनात्मक विधाओं के
समान अपने पाठक को प्रभावित करने की शक्ति पाई गई, तब यह अनिवार्य हो गया कि उसे उसकी इन सृजनक्षम प्रवृत्तियों के केंद्र को ध्यान में रखकर एक नया नाम प्रदान किया जाए और उसे सृजनात्मक कोटि की रचनाओं में रखा जाए। इसी आधार पर प्रारंभिक काल में निबंध शब्द के साथ ललित शब्द को जोड़ दिया गया तथा एक नई विधा की तरह उसे रूपायित किया गया। चूँकि अन्य विधाओं में ललित तत्व उनके अंतरंग में प्रारंभ से ही जुड़ा था, अतः अन्य किसी विधा के साथ ललित को संलग्न नहीं किया गया। वर्तमान में निबंध के साथ ललित उसके पूरे व्यक्तित्व का रसबोधक है। ललित निबंध शब्द की प्रारंभिक अवधारणा में निश्चित ही ललित शब्द विशेषण की तरह स्वीकार किया गया होगा, लेकिन नई कविता, नई कहानी और नवगीत में नवता बोधक शब्द एक एक नई भंगिमा को आधार बनाकर प्रस्तुत किए गए होंगे, किंतु इस विशेषणगत विधा के नाम का विन्यास इन तीनों विधाओं के साथ वयवृत हो गया था। यद्यपि यह शब्द अनायास उपस्थित नहीं हुआ था। निबंध रचनाक्रम में निबंध की बदली हुई तासीर को रेखांकित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। मौज, तरंग, अनुरंजन, चमत्कृति, आत्मीयता आदि के जो संकेत निबंध के आंतरिक और बाह्य स्तरों पर प्रकट हो रहे थे, उन संकेतों का ही व्यंजनागत प्रभाव ललित के माध्यम से प्रकट हुआ था। जब निबंध ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या कर रहा था, जब निबंध जीवन के आचारों विचारों को अपने कलेवर में समेट रहा था और अपनी अभिव्यक्ति को अनौपचारिक बनाकर कथ्य और शिल्प के उबाऊ अनुशासन में ढाल रहा था, तब निबंध के सौंध में जो एक खिड़की खुली जिसमें अनुरंजन और आत्माभिरंजन की ताज़ी हवा के झोंके थे, उसने निबंध के व्यक्तित्व को ही बदल दिया। उसकी प्रकृति और प्रभाव ने लोक की सहजानुभूति अर्जित की। वह ललित की विस्तारित रूप छवियों से ही संभव था। राजशेखर के मतानुसार वाङ्मय दो प्रकार का होता है, शास्त्र और काव्य। इसी आधार पर कुबेरनाथ राय ललित निबंध को स्वयं पूर्ण विधा मानते हुए उसकी स्पष्ट व्याख्या करते हैं। ललित निबंध एक ऐसी विधा है जो एक ही साथ शास्त्र और काव्य दोनों है, एक ही साथ, आगे पीछे के क्रम में नहीं। महाकाव्य भी काव्य और शास्त्र दोनों होता है, किंतु पहले वह काव्य है, इसके बाद शास्त्र। प्रत्येक महाकाव्य के हृदय में कोई न कोई शास्त्र अर्थात दर्शन अवश्य रहता है। वैसे ही ललित निबंध भी शुद्ध मौज, शौकिया, आनंद से जुड़ी विधा नहीं है। इसमें एक व्यक्त या अव्यक्त जीवन दृष्टि रहती है। यह शुद्ध गद्य विधा काव्य न होकर एक दृष्टि संपन्न विधा है। इसी से यह एक ही साथ शास्त्र और काव्य दोनों है। ललित निबंध एक स्वयंपूर्ण एवं संपूर्ण वाङ्मय है। इसमें व्यक्त दृष्टिकोण की युक्ति युक्तता इसी के अंतर्गत निहित रहती है। यह इसकी संपूर्णता एवं स्वयं पूर्णता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है कि ललित निबंध स्वयं में
एक जीवन दृष्टि को समाहित किए हुए होकर उसे रमणीयार्थक अभिव्यक्ति देता है। उसमें जीवन दर्शन और जीवन बोध, भावुकता और आर्द्रता के साथ संतरण करते चलता है और ललित को रमणीय और निबंध का बौद्धिक मिलकर इसे स्वतंत्र विधा का स्वरूप देते हैं। हिंदी ललित निबंध का उत्स पश्चिम साहित्य का पर्सनल एसे कदापि नहीं है। हिंदी ललित निबंध में जिस विराट सौंदर्य से अनुभूति ग्रहण कर व्यक्ति चेतना मुक्तावस्था को प्राप्त होती है और उस अनुभूति की शब्द अर्थ स्तर पर लावण्यमय प्रस्तुति होती है, वह पर्सनल एसे में नहीं है। ललित निबंध अपने रचना संसार में निसर्ग चित्त के सौंदर्य को बिंबानुबिंब भाव से बसाए हुए है। ललित आत्मा की पवित्रता और कौमार्य से उपजता है। अललित परिभाष्य है। ललित स्पष्ट और अव्याख्याय है। अतः यह व्यक्तिव्यंजक, आत्माभिव्यंजक, व्यक्तिपरक नामकरण के दायरों से भी व्यापक और मुक्त विधा है। इसके सूत्र संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के कथा साहित्य, व्याख्यानकों और गूढ़ चिंतन प्रधान संवादों से जुड़े हुए हैं। इसलिए उपर्युक्त संज्ञाओं के साथ साथ सांस्कृतिक निबंध और रचनात्मक निबंध भी उसके समूचे गुणीभूत व्यक्तित्व को अपने में समाहित नहीं कर सकते। रम्य रचना से भी शिल्पगत महनीयता का भाव अधिक आभाषित होता है और उसकी आत्मा का खुलापन प्रकट नहीं हो पाता। गद्य गीत संज्ञा भी कहीं कहीं इसके लिए प्रयुक्त की गई ही है, लेकिन इस नाम में काव्यात्मकता तथा गीतात्मकता का अधिक आभास होता है, जबकि काव्यात्मकता या गीतात्मकता का स्पर्श ललित निबंध में शब्द अर्थ के स्तर पर ही होता है। यह गद्य गीत नहीं, ललित निबंध है। यह विधा ललित की जिस व्यापक रसानुभूति को वाङ्मय बनाती है या मनुष्य का चैतन्य जिस ललित को देखता, जानता और रखता है, उसके लिए ललित निबंध संज्ञा ही सर्वथा उपयुक्त है। इस दृष्टि से ललित निबंध निबंध परिवार के एक विशिष्ट सदस्य के रूप में नहीं, अपितु एक संपूर्ण परिवार की तरह साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला नाम है। ललित निबंध अपने मूल में रससिक्त विधा है। चिंतनशीलता, भावात्मकता, वैयक्तिकता, संस्कृति निष्ठता, शास्त्रज्ञता, लोकनिष्ठता, रागात्मकता, बहुविज्ञता, स्वच्छंदता, सूक्तिपरकता और काव्यात्मकता ललित निबंध के तत्व हो सकते हैं। ललित निबंध भारतीयता और भारतीय जीवन की मूल्यवत्ता की सार्थक एवं जीवंत अभिव्यक्ति है। यह अपनी सृजनात्मकता में परंपरा और शाश्वत मूल्यवत्ता की समेट लिए हुए है। व्यापक संदर्भशीलता इसकी कुक्षी से जन्म लेती है। इस संदर्भशीलता के रेशे रेशे भारतीय मिट्टी, पानी, ताप, हवा, दिशा, क्षितिज, व्योम, मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋतु, पर्व, तीज, त्योहार, व्रत, उत्सव से जुड़े होते हैं। यह काल की अतीत, वर्तमान और भविष्य की धारणाओं को स्पर्श करने वाली विधा है, तो काल की चक्रीय स्थिति की
अनादि और अनंत दार्शनिकता का अनुसरण भी करती है। यह स्थानीय बनकर ही अंतर्राष्ट्रीय बनने का उपक्रम खोजती है। यह विश्वग्राम के साथ साथ विश्व मानव की संकल्पना लेकर चलने वाली विधा है। मानव विश्लेषण शास्त्र ने यह प्रमाणित कर दिया कि मानव चित्त एक है। अतः ललित निबंध में जीवन की व्यापकता और अनवरतता है। चिंतन के बहुप्रसंग इसमें हैं, मूल्यों के शाश्वत सोपान हैं, प्रकृति और जीव सृष्टि के अंतर संबंधों की गहरी मिठास है और गहरी दृष्टि संपन्नता है। ललित निबंध अपनी अंतः संरचना में काव्यात्मक है। भावों की देवसरी इसमें लहराती रहती है। हृदय की द्रवणशीलता सीधे उतरकर बरसती है। उसका बुद्धि से सांद्रीकरण नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं कि ललित निबंध बुद्धि की व्यस्ति से बाहर से निकल जाता है। वह बुद्धि को साथ लेकर चलता है, लेकिन मार्ग का अगुवा हृदय होता है। बुद्धि अनुगामिनी होती है। बुद्धि भाव को संभालती भी है और उसका एकांत भी तोड़ती है। इसलिए ललित निबंध गद्य कविता नहीं है। वह अपनी पूरी संरचना में ही भाव और ज्ञान की समरसता लिए होता है। चूँकि हृदय के लक्ष्य में सौंदर्य प्रमुख भूमिका निभाता है, अतः उसका स्पर्श और आग्रह तथा आस्वाद ललित निबंध के अंतर्बाह्य में उतरते चलते हैं। सौंदर्य बोध रचनाकार की दृष्टि और क्रिया दोनों को प्रभावित करता है। यदि दृष्टि तक ही सौंदर्य रहा तो वह क्रिया में नहीं आएगा और वह अधूरा बोध हुआ। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र चितवन की छाह में सौंदर्य के आंतरिक और बाहरी सत्व को मूल्य मान्यता देते हुए कहते हैं, चितवन का सौंदर्य व्यष्टि में नहीं, उसकी समष्टि में निहित है। चितवन में है गंध, शुद्ध गंध, मिश्रित गंध और पवित्र गंध। वह भी चितवन के फूल में अलग अलग नहीं है, उसके समूचेपन में एक साथ है, अविभाज्य और अविकल। अतः हम कह सकते हैं कि ललित निबंध भाव और विचार के आत्माभिव्यंजनागत उद्रेक को प्रवाहमयी भाषा में रम्य बोध के स्तर पर प्रकट करने वाली गद्य विधा है। यह अविभाजित सौंदर्य ही ललित निबंध की गंध है, उसकी पवित्रता है, उसकी समग्रता को बांधने वाली शक्ति है। भारतीय वाङ्मय एवं साहित्य की गद्य विधाओं में ललित निबंध स्वयं में एक ऐसी विधा है जो सभी विधाओं का सत्य और सत्व स्वयं में संजोए हुए है। मानव एवं प्रकृति जीवन के उजले नीले संदर्भ इसमें समाहित है। इसमें पुराण एवं लोक के मिथकीय संदर्भों की पुनर्प्रस्तुति है। भारतीय जीवन बोध की यह गहन तलाश करती है। उसमें आधुनिकता और भारतीय रसबोध का समन्वय है। इसके भीतर विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों का अंतर्गुंफन है। इसमें राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्द्वंद ललित व्यंग के आवरण में होते हैं। ललित निबंध के पास सांस्कृतिक चेतना और आधुनिकता की विकासवादी भारतीय दृष्टि है। यह विधा जाति चेतना का पुनर्लेखन करने वाली है। लोक संस्कृति के भारतीय रंग एवं उनकी पुनर्रचना की क्षमता इसके पास है। इसके पास लोक प्रतीकों का पुनराख्यान है। यह विधा यथार्थ और आदर्श के अंतर्द्वंद्वों से जूझती हुई मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है।
ललित निबंध के बीज भारतेंदु युग से ही प्राप्त होते हैं। द्विवेदी युग में इस विधा ने अपना आरंभिक स्वरूप प्राप्त कर लिया था। माधव प्रसाद मिश्र का सब मिट्टी हो गया ललित निबंध इस विधा की प्रथम रचना मानी जा सकती है। सरदार पूर्ण सिंह के सच्ची वीरता, प्रेम और मजदूरी, आचरण की सभ्यता ललित निबंध का स्वरूप ग्रहण करने लगते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रतिभा ने इसे निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया। कल्पलता, अशोक के फूल आदि संग्रहों के निबंधों ने ललित निबंध की राह प्रशस्त की। पंडित विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, श्याम सुंदर दुबे, अष्टभुजा शुक्ल और इन पंक्तियों के लेखक आदि के ललित निबंधों में ललित निबंध विधा को परिपुष्ट और संवर्धन करने का पूरा प्रयास, एक सांस्कृतिक भूमिका और एक रचनात्मक अवदान का निर्वहन एक बहुत सुस्पष्ट परंपरा के साथ हमें प्राप्त होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गद्य की अन्य विधाओं की तुलना में ललित निबंध के पास शैलीगत वैविध्य और भाषागत ललित भंगिमा का विस्तीर्ण फलक है। इसमें सर्जन की विविध शैलियों का समवेत संसार समाहित है। इसके पास प्रसंगोद्भावना एवं मिथकों की युगानुकूल अर्थ देने वाली शक्ति सामर्थ्य है। बिंब, प्रतीक, अभिव्यंजना, शब्द चित्र की सम्मोहनकारी ठवनी इसने धारण की है। इसकी भाषा में स्मृति आख्यान एवं आत्म संस्कार की अनुगूंज सुनी जा सकती है। भाषा के रचनात्मक आवेग का प्रतिफलन इसमें होता है। इसकी भाषा में लोक रंगों की अनेक छवियां आधुनिक जीवन भाषा के नए संस्करण के साथ देखी जा सकती है।